तो क्या आप नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में जानते हैं? एक ऐसा एग्जाम जो आपको पढ़ाई के लिए पैसे देता है। मतलब आपको 37,000 रुपये महीने प्लस एचआरए मिलेगा अगर आप रिसर्च करते हैं। और उस एग्जाम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं हूं संदीप और मैं आपको बताने वाला हूं उस एग्जाम के बारे में। जो एग्जाम अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप रिसर्च के दौरान भी बहुत सारा पैसा ले सकते हैं और आप सुकून से 5 साल पढ़ाई कर सकते हैं, अपना जो आपका मन है वो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूं जेएनयू से और मैं आपको बताने वाला हूं कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है, ये करने के फायदे क्या होते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का और क्यों ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आज के टाइम पे। तो दोस्तों, नेट जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट कराती है। जैसे जब भी हम पीएचडी की बातें करते हैं, रिसर्च की बातें करते हैं, तो जब आपको स्कूल एजुकेशन में टीचर बनना होता है तो वहाँ एक टेस्ट होता है जिसे हम टीईटी बोलते हैं, सीटेट बोलते हैं। वैसा ही एक टेस्ट है, लेकिन सिर्फ टीचर बनाने के लिए या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाने के लिए एग्जाम नहीं है, उसके बियॉन्ड भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नेट जेआरएफ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ये बात आपको जाननी है। उसके बाद उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस एग्जाम में जो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है पीएचडी ओनली कैटेगरी, एक होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। मतलब एक ही एग्जाम के बाद 3 तरह के लोग क्रिएट होते हैं, 3 कैटेगरीज क्रिएट होती हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। जब भी आप एग्जाम देते हैं उसके बाद जो लिस्ट बनती है, जो मिनिमम कट ऑफ होती है, मान लीजिए कि 60 किसी चीज़ की कट ऑफ है, तो सबसे कम लेवल की जो कट ऑफ है उसके ऊपर जितने लोग हैं, मान लीजिए कि 60 मान लेते हैं, उसके ऊपर जितने लोग हैं वो सब पीएचडी ओनली कैटेगरी में है। मतलब है कि आप इस एग्जाम को देने के बाद अगर आपके नंबर 60 के ऊपर हैं तो आप पीएचडी कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी अप्लाई करेंगे तो वो आपको रोकेंगे नहीं। तो पीएचडी करने के लिए भी ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि ये एग्जाम आपको अभी देना ही है, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। तो पहला है कि पीएचडी करने के लिए एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 70 नंबर पे नेट है। नेट एक टेस्ट है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जब भी आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आपको बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो नेट है। आपके पास मास्टर्स डिग्री है, उसके साथ साथ आपके पास नेट होना चाहिए। ये टेस्ट आप पास करेंगे तभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास टीटी होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, वैसे ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मान लीजिए कि पीएचडी ओनली 60 पे है, उससे ऊपर होगा नेट। नेट अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अप्लाई करके वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। उसके भी ऊपर के जो लोग होते हैं, उससे भी जो मेरिटोरियस लोग होते हैं, उसके टॉप के 10% 5% लोग, उनको बोला जाता है जेआरएफ। उस कैटेगरी का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब जब भी ये लोग जब पीएचडी करने जाएंगे, जो टॉप के 10% लोग हैं, जो नेट के भी ऊपर लोग हैं, उनको सरकार पैसा देगी। मतलब अगर मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, मेरा जेआरएफ था, तो अगर मैं रिसर्च कर रहा था तो सरकार मुझे पैसा दे रही थी रिसर्च करने के लिए। कि मैं अगर पीएचडी करूंगा तो सरकार 5 साल तक मुझे शुरुआत में 37,000 देगी और बाद में जब मैं सीनियर रिसर्च फेलो हो जाऊंगा तो 42,000 रुपये आज के टाइम पे देगी, और साथ साथ एचआरए भी देगी। और मैं वो रिसर्च अगर कर रहा हूँ, मैं समय समय पे वो चीज़ें सबमिट करता रहूंगा कि ये काम मैंने करा है, वो एक प्रोसीजर है, वो करता रहूंगा, तो वो जो फेलोशिप है वो मुझे मिलती रहेगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई कि नेट एग्जाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक पीएचडी ओनली कैटेगरी हो गई, एक नेट कैटेगरी हो गया और एक जेआरएफ कैटेगरी हो गया। ये तो बातें हो गई कि नेट जेआरएफ एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आज के वक्त में एनटीए जो सरकार की एजेंसी है वो इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है। 2018 के पहले सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट कराते थे। और इसमें अगर पेपर का पैटर्न देखने की कोशिश करें तो इसका पेपर का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जनरल पेपर होता है जो हर सब्जेक्ट का कॉमन होता है। पेपर 2 जो होता है, जो सब्जेक्ट आपने लिया है मास्टर्स में या जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके बारे में होता है। मान लीजिए मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस होगा। पेपर 1 में इन जनरल बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च मेथड हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऐसे 10 टॉपिक होते हैं, उनमें से सवाल आते हैं। तो पेपर 1 में 50 सवाल होते हैं, पेपर 2 में 100 सवाल होते हैं, और दोनों का मिला के एक मेरिट बनती है। उसी के आधार पे पीएचडी ओनली, नेट और जेआरएफ तय होता है। तो ये तो पैटर्न की बातें हो गई। ये टेस्ट जो होता है साल में 2 बार होता है। मतलब यूजुअली 6-6 महीने में टेस्ट होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है, कभी कभी साइकिल बदल जाता है, लेकिन 2 बार आपको देने का ये मौका मिलता है। और उसी आधार पे पीएचडी एडमिशन होता है। उसी आधार पे जो नेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, और जेआरएफ अगर आपका है, अगर रिसर्च करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। नेट एक बार आपने क्रॉस कर लिया तो हमेशा के लिए नेट हो जाता है, आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। तो ये तो इन जनरल हो गया कि कितनी बार होता है, पैटर्न क्या है उसके बारे में। आप कुछ और बातें करते हैं। अब ये तो बातें हो गई कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है, कब होता है, कौन कराता है, पेपर में क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में। अब बात आती है कि कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। क्या कोई भी एग्जाम दे सकता है? तो यूजुअली होता क्या है कि जो मास्टर्स में स्टूडेंट होते हैं वो नेट जेआरएफ एग्जाम देते हैं, क्योंकि इसका यूज आप तभी कर पाएंगे जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब भी आपको मास्टर्स चाहिए, अगर आपको पीएचडी करनी है तब भी मास्टर्स चाहिए, और अगर आपको पीएचडी के बाद जेआरएफ लेना है तब भी मास्टर्स चाहिए। तो यूजुअली जो लोग मास्टर्स में होते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं। फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल क्योंकि सीयूटी पीजी देते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी देना पसंद करते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सेम हो जाता है, सब्जेक्ट उनका सेम रहता है तो देते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम है कि आप सेकेंड ईयर से तैयारी करें, क्योंकि मास्टर्स में बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं।
फर्स्ट ईयर में भी कुछ लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप सेकंड ईयर में तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्कोर कर पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी बन पाएगी। तो बेसिक एलिजिबिलिटी यही है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, मतलब आप पढ़ रहे हैं उस समय, तब आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अभी जो नया नया कोर्स या नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें है कि अगर आप 4 ईयर वाले प्रोग्राम में हैं और आपका 7.5 के ऊपर नंबर है, सीजीपीए है, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक क्राइटेरियाज हो गए। अब बातें करते हैं कि इस एग्जाम पे लोगों का इतना ध्यान क्यों जा रहा है, मार्केट में नई नई कोचिंग्स आ रही हैं, इस एग्जाम पे बहुत फोकस कर रही हैं। तो एक बड़ा रीजन है कि जॉब मार्केट जो और जॉब है, चाहे एसएससी की बात करें, टीचिंग की बात करें, यूपीएससी पीसीएस की बात करें, उस जॉब मार्केट में थोड़ा सा क्रंच आया है। गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, लीक्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चे एक सेफ ऑप्शन देख रहे हैं कि जहाँ वो कुछ काम करते करते पैसे भी अर्न करें, उनकी डिग्री भी बढ़ जाए। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस जोन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। नई नई कोचिंग भी निकल रही है जो बच्चों को चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनकी कोचिंग में एडमिशन लें, इसलिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम की बातें करें, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम है, जहाँ पे आप फैक्चुअल नॉलेज आपका चेक होता है, आपको कितना नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, इन जनरल जो चीज़ें हैं वो भी चेक होती हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो भी आजकल ट्राई करने लगे हैं, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ते हैं, वो ऑप्शनल से उनकी कुछ चीज़ें तैयार हो जाती हैं, उसमें कुछ एड ऑन करके वो नेट जेआरएफ का एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी देते हैं कि अगर जेआरएफ हो गया, हम पीएचडी में एनरोल हो गए, तो एक बैकअप ऑप्शन के रूप में भी देखते हैं। तो ये तो बातें हो गई नेट जेआरएफ के एग्जाम के बारे में। आप इस एग्जाम को तैयार करने के जो तरीके हैं वो किसी और वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको तैयारी करने का मन कर रहा है, आपके घर में कोई है जो तैयारी करना चाहता है, पहली बात यह है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम है। एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपको सीरियस लेना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो सेकेंडरी एग्जाम के तौर पे इसको देखते हैं कि ठीक है कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ये कर लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि आपके पीएचडी के रास्ते खोलेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के रास्ते खोलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो इस एग्जाम को आप सीरियस लें, अगर आप दे रहे हैं तो अच्छे से देने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है कि एग्जाम बहुत वास्ट है, मतलब अगर आप सिलेबस देखेंगे पेपर का, पेपर 2 की बातें करें, तो बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। तो कोशिश करें कि अगर आप सीरियस तरीके से करेंगे तो एक ही बार में आपका जेआरएफ हो सकता है। अगर आप सीरियस तरीके से नहीं करेंगे तो 2-3 बार, 6-6 महीने लगाओगे, तो जो दूसरा काम आप कर भी रहे हो वो भी प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगा। तो थोड़ा-सा उसको आप सोच के करें, और अगर उस तरह से करते हैं तो ये थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है। 1-2 बातें और भी जो आपको याद रखनी है कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, कंटेंट पे फोकस करें, और जो कोचिंग मार्केट है, जो हर कोचिंग वाला आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मत हो। सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोचिंग में तो अलग लेवल का धंधा चल रहा है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका केवल नेट है, जेआरएफ भी नहीं है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी लेनी चाहिए, तब जाके एनरोल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप खुद से पढ़ते हैं, आप मेहनती बच्चे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि जो कोचिंग इंडस्ट्री में चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत अच्छी नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं, वो पीपीटी बना देते हैं, कोई जाके उसको डिलीवर कर देता है, और पीएचडी और रिसर्च इस तरह नहीं है कि मान लीजिए कि नेट एग्जाम या जेआरएफ आपने तुक्के से निकाल भी लिया, उसके बाद क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए फिर सीरियस पढ़ना पड़ेगा। आपको पीएचडी करनी है, फिर सीरियस पढ़ना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा ध्यान देके इन चीज़ों को करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इन जनरल ये बातें थी नेट जेआरएफ एग्जाम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जैसे आज यूपीएससी का क्रेज है, धीरे-धीरे करके इस एग्जाम का भी क्रेज बढ़ रहा है, कोचिंग की वजह से भी, और इन जनरल लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, हायर एजुकेशन में आ रहे हैं। बस आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, ताकि उस सब्जेक्ट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में नेट जेआरएफ के बारे में बेसिक सी बातें हैं कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं। पैसे के बारे में तो मैंने बता दिया कि 37,000 और 42,000 रुपये मिलते हैं, प्लस एचआरए मिलता है, तो वो एक साइड हो गया। नेट के बारे में मैंने बता दिया, पीएचडी ओनली के बारे में बता दिया। तो इसी तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। एक वीडियो मैं बनाऊंगा नेट जेआरएफ की स्ट्रेटजी के बारे में, कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं करने के, उसमें हम डिटेल बातें करेंगे। लेकिन इन जनरल ये है सबके लिए कि नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है, उससे किस तरह की चीज़ें होती हैं, और अगर आपको इस एग्जाम का भागीदार बनना है तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप उस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए। कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो क्रिएट कर पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।